क्या मोदी जी 2024 का इलेक्शन हार सकते हैं? तो हाँ, हार सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी इंसान लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। जैसे मनमोहन सिंह जो 2004 के अंदर पीएम बने, फिर 2009 के अंदर पीएम बने, लेकिन 2014 के अंदर वो पीएम नहीं बन पाए। उसी तरह इंदिरा गांधी भी 1966 के अंदर पीएम बनी, फिर 1971 के अंदर भी पीएम बनी, लेकिन 1977 के अंदर वो पीएम नहीं बन पाई। उसी तरह मोदी जी भी हैं जो 2014 के अंदर पीएम बने, फिर 2019 के अंदर दोबारा बने, लेकिन क्या 2024 के अंदर वो इलेक्शन हार जाएंगे? यहाँ तक कि इंदिरा गांधी में और पीएम मोदी में तो कई समानताएं भी हैं। जैसे 1971 के अंदर पाकिस्तान के साथ वॉर होती है और भारत इस वॉर को जीत जाता है और इंदिरा गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनती है। उसी तरह 2019 में भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है और भारत अपने पुलवामा अटैक का बदला लेता है। रिजल्ट, नरेंद्र मोदी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। एक और समानता सुनो, 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अपना डिक्टेटर वाला रूप दिखाया, लेकिन 1977 के इलेक्शन के अंदर वो हार गई। उसी तरह आजकल कुछ लोग पीएम मोदी को भी एक डिक्टेटर कहने लगे हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी भी 2024 का इलेक्शन हार जाएंगे? एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, जिनको पॉलिटिक्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज है कि वो जो कहते हैं वो 99% सच ही होता है। जिनका मानना है कि बीजेपी 400 सीट तो कभी नहीं जीत सकती, और अगर ओपोजिशन एक काम है जो काफी अच्छे से कर लेता है तो पीएम मोदी को इलेक्शन हारने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं, क्या बीजेपी 2024 का इलेक्शन हार सकती है या फिर बीजेपी अब की बार 400 पार कर सकती है? चलो सबसे पहले बात करते हैं अब की बार 400 पार की। पीएम मोदी और उनकी टीम इस चीज के अंदर माहिर है कि कैसे अपने नारे को लोगों के दिल के अंदर और ओपोजिशन के डर के अंदर बदलना है। 2014 के इलेक्शन के अंदर बीजेपी का पहला नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं, और दूसरा नारा था हर घर मोदी घर घर मोदी। फिर 2019 के इलेक्शन के अंदर बीजेपी का नारा था फिर एक बार मोदी सरकार, और पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के साथ बीजेपी का दूसरा नारा था हम घर में घुस के मारेंगे। और अब 2024 के इलेक्शन के अंदर बीजेपी का पहला नारा है विकसित भारत, और दूसरा नारा है अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार वाला नारा ओपोजिशन को डराने के लिए बनाया गया है। इस नारे का मकसद मीडिया तक ये बात पहुंचाना है कि ये इलेक्शन तो सिर्फ नाम का इलेक्शन है, जीतना तो सिर्फ मोदी को ही है। 400 पार ओपोजिशन को बिना लड़े हार मानने के लिए मजबूर करने के लिए काफी चालाकी से बनाया गया एक साइकोलॉजिकल डर है, ताकि ओपोजिशन ये मान बैठे कि पिछली बार 330 आए थे तो इस बार 400 तो आ ही जाएंगे, तो फालतू इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, मोदी तो वैसे भी जीत जाएगा। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। इस नारे से ओपोजिशन इतनी मेहनत करेगा ही नहीं जितना वो नॉर्मली करता, इससे बीजेपी को फायदा होगा। और वैसे भी ओपोजिशन के अंदर राहुल गांधी और कुछ विदेशी यूट्यूबर्स के अलावा मेहनत कर ही कौन रहा है। लेकिन अब की बार 400 पार ये नारा सिर्फ एक चुनावी जुमला है, फेक है, क्योंकि हकीकत में 400 पार आना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर बीजेपी 90% स्ट्राइक रेट से जीतती है, यानी बीजेपी के 90% एमपी अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, तब जाकर बीजेपी 400 क्रॉस कर पाएगी। लेकिन ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी 543 सीटों में से सिर्फ 441 सीटों पर ही इलेक्शन लड़ रही है। इसलिए 441 सीटों में से 400 सीट जीत जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 441 सीटों में से 1/4 सीट तो बीजेपी की ऐसे ही कट जाएंगी, क्योंकि साउथ इंडिया से ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। केरल में बीजेपी आज तक एक सिंगल सीट भी नहीं जीत पाई। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी ने 1999 से 2014 तक सिर्फ 5 सीटें जीती हैं। आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूर हो गई है कि एक तेलुगु देशम पार्टी जिसके नेता चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को एक आतंकवादी कह दिया था, लेकिन बीजेपी ने उसी टीडीपी के साथ 2024 के अंदर अलायंस बना लिया। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कर्नाटका के अंदर 25 सीट मिली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर कर्नाटका के अंदर
कांग्रेस जीत गई, तो फिर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की सीट कम हो सकती है। इन हालातों से फिक्स हो गया कि बीजेपी 400 पार तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या बीजेपी इलेक्शन हार सकती है? प्रशांत किशोर जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ रणनीतिकार हैं, जो पहले यूएस के एक पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर काम किया करते थे, लेकिन बाद में वो भारतीय राजनीति के अंदर उतरे। इन्होंने बीजेपी, आईएनसी, जेडीयू, एएपी, वाईएसआरपी, डीएमके, टीएमके सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम किया हुआ है। आज ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है जिनको पॉलिटिक्स के बारे में इतना ज्यादा पता है कि ये जो कहते हैं वो 99% सच ही होता है। इनका कहना है कि बीजेपी 2024 का इलेक्शन हार सकती है अगर ओपोजिशन ज्यादा मेहनत करती है और बीजेपी नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के अंदर किसी भी तरीके से 100 सीट हार जाए तो पॉसिबल है कि बीजेपी इलेक्शन हार जाए। लेकिन आगे इन्होंने खुद ही कहा है कि इनको नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के अंदर 100 सीटें हारने वाली है, क्योंकि बीजेपी को नॉर्थ और वेस्ट से 100 सीटें हराने के लिए कांग्रेस, एसपी, आरजेडी, एनसीपी का स्ट्राइक रेट 30% से ज्यादा होना चाहिए। पर पिछले साल के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस पार्टी की लहर चल रही है। और प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि पिछले 5-6 महीने के अंदर ऐसा कुछ नहीं बदला है कि बीजेपी इलेक्शन हार जाए। उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि बीजेपी और एनडीए की लोकसभा चुनाव की सीटों के अंदर कोई भी कमी आने वाली है। उन्हें लगता है कि बीजेपी को बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन सभी के अंदर बीजेपी को 50 सीट तो मिल ही जाएंगी। लेकिन बीजेपी की जो पहले की 300 सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ से कहीं नहीं जाने वाली। ओवरऑल प्रशांत किशोर के अनुसार बीजेपी 400 क्रॉस तो नहीं कर पाएगी, लेकिन बीजेपी की कोई सीट कम भी नहीं होगी, बल्कि थोड़ी बहुत बढ़ेगी ही। अब सोचने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल के अंदर जो भी प्रोटेस्ट, प्रॉब्लम्स और जो भी कांड हुए हैं, तो क्या बीजेपी का वोट शेयर उनसे जरा सा भी कम नहीं होगा? तो नहीं, पिछले 5 सालों के अंदर देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स और नेशनल इश्यूज हुए हैं उनसे बीजेपी का वोट शेयर जरूर कम होगा, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर फिर भी कम नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अब देखो, पिछले 5 सालों के अंदर जो भी कुछ हुआ, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलर प्रोटेस्ट, लद्दाख प्रोटेस्ट, मणिपुर, इलेक्टोरल बॉन्ड और कुछ ड्रामे भी हुए थे, जैसे इंडिया टू भारत नेम कंट्रोवर्सी, यूसीसी कंट्रोवर्सी, सीएए कंट्रोवर्सी। इन इश्यू से बीजेपी का वोट शेयर जरूर कम होगा। इन इश्यू से जिन जिन को प्रॉब्लम हुई है वो अब बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, पर बीजेपी का वोट शेयर फिर भी कम नहीं होगा, क्योंकि इन इश्यू से जो पुराने वोटर्स बीजेपी के हटे हैं, लेकिन नए वोटर्स भी तो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। जैसे तमिलनाडु में डीएमके पॉलिटिकल पार्टी के सीएम के बेटे ने जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी, जो डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया था, उससे डीएमके का और आईएनडीआईए अलायंस का वोट शेयर जरूर कम होगा, क्योंकि सेक्युलर हिंदुओं को भले इस बात से फर्क ना पड़े कि कोई उनके धर्म को खत्म करने की बात कह दे या फिर डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अपने धर्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उनका ही वोट डीएमके से बीजेपी को शिफ्ट हो सकता है। दूसरा, वेस्ट बंगाल, जहां वो संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था। अब उस इंसिडेंट के अंदर टीएमसी के ही कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे। अब भले ही आपको इस बात से फर्क ना पड़े, पर संदेश खाली में जो हुआ उसका फर्क पूरे वेस्ट बंगाल के लोगों को पड़ेगा। इसलिए वेस्ट बंगाल के लोगों को ये डर रहेगा कि कहीं संदेश खाली जैसा कुछ उनके साथ ना हो जाए, इसलिए टीएमसी का वोट शेयर कुछ बीजेपी को जा सकता है। और ये बात तो प्रशांत किशोर ने भी कही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। तीसरा, झारखंड, जहां पर वो कांग्रेस के एमपी के पास 350 करोड़ रुपए मिले थे, वहां पर भी कांग्रेस का वोट शेयर जरूर कम होगा और बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। अब देखो, 350 करोड़ रुपए मिले, ये अपने लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में ये हुआ है उनके लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। चौथा, जो आर्टिकल 370 हटाया गया था, उससे तो बीजेपी का वोट शेयर पूरे देश के अंदर बढ़ेगा, खासकर कश्मीर के अंदर। अब आप बोलोगे कि राम मंदिर के नाम पर भी बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ेगा ही, पर नहीं, इसके बहुत कम चांस है कि कोई भी हिंदू मंदिर के नाम पर वोट दे, और वो भी 4 महीने बाद। प्रशांत किशोर का भी यही कहना है कि बीजेपी को राम मंदिर से एक वोट का भी फायदा नहीं होने वाला। बाकी बीजेपी ने 400 सीटों के लिए ये कहा है कि बीजेपी तो 370 सीट जीतेगी और एनडीए के साथ मिलकर 400 सीट जीतेगी। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। बाकी रही बात कम वोटिंग की, तो प्रशांत किशोर का कहना है कि कम वोटिंग कभी भी ये नहीं दर्शाती कि किसी पार्टी के लोग कम वोट देने जा रहे हों। बाकी आप कमेंट करके बताओ ये इलेक्शन कौन जीतेगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।